आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और तीसरा होगा मोबिलिटी। ये तीनों टॉपिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक होते हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये जो 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हर एक टॉपिक में सेमीकंडक्टर के या सेमीकंडक्टर से बने हुए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जब उनका वर्किंग हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक जो है मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये 3 ही टॉपिक है, इसके आगे मैं कंडक्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ, रेसिस्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनको आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, और ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है, आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ कि कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन निकालना सीखे थे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जो कंडीशन पढ़े थे उसी के बेसिस पे है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एसआई क्रिस्टल having donor concentration of 1.4 into 10 to power 24 per meter cube when the intrinsic carrier concentration is 1.4 into 10 to power 18 per meter cube. Find the ratio of electron to hole concentration. आप लोगों को आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़िए ना, तो सबसे पहले कॉपी पे तो लिख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पे इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। और थोड़ा सा समझदारी आप लोग को यहाँ पे दिखाना है। एक समझदार स्टूडेंट जब भी न्यूमेरिकल मिलता है तो उसको अच्छे से पढ़ता है, समझता है, और समझने का मतलब ये है कि वो ये आइडेंटिफाई करता है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या क्वान्टिटी गिवन है और क्या क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोगों को क्या चीज़ उसमें फाइंड आउट करना है, ये सारा चीज़ आपको देखना होता है, ठीक है। तो चलिए एक समझदार स्टूडेंट की तरह हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैंने स्टोरी की तरह क्वेश्चन को पढ़ दिया। सबसे पहला लाइन है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू वाट लिख लिए। उसके आगे देखोगे इन एसआई क्रिस्टल, मतलब सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, कोई छोटा सा टुकड़ा है, एसआई क्रिस्टल है, हैविंग डोनर कंसंट्रेशन ऑफ 1.4 इंटू 10 टू पावर 24 पर मीटर क्यूब। डोनर कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? 2 तरह का कंसंट्रेशन और होता है। टोटल 4 कंसंट्रेशन हमने आप लोग को बता रखा सेमीकंडक्टर में। एक N होगा, दूसरा P होता है, उसके बाद Na होता है, Nd होता है। N को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, P को कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बोलते हैं, Na को कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स बोलते हैं, और Nd को कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम बोलते हैं। ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, अब तो आप लोग को आई थिंक कि याद हो गया होगा। अगर अभी भी याद नहीं हो रहा है तो समझ लो कि दिमाग बहुत कमज़ोर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डोनर कंसंट्रेशन दे रहा है। डोनर कंसंट्रेशन इन चारों में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली Nd होगा। तो Nd का वैल्यू दिया हुआ है, और पिछले क्लास में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि N टाइप सेमीकंडक्टर में Nd जो होता है N के बराबर होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ भाई? तो 1.4 इंटू 10 टू पावर 24 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ये डेंसिटी दिया हुआ है। अब कहोगे कि Nd इक्वल टू N कहाँ से लिख लिया? तो पिछले क्लास में मैं पढ़ाया हूँ। और यहाँ पे डोनर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज इतना, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na याद है? Na को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो Na का भी वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? तो इट्स वैल्यू इज 1.4 इंटू 10 टू पावर 18 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में आप डोनर कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हो आप यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम्स को डॉपिंग कर रहे हो, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी को डॉपिंग कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ये N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बोल रहा है।
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया है, डोनर कंसंट्रेशन दिया है। तो डोनर कंसंट्रेशन किस में होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था यार कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसंट्रेशन होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होता है। उसमें मैंने ये बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में Na का वैल्यू 0 होता है, Nd का वैल्यू होगा बट Na का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है डोनर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में Nd का वैल्यू 0 होता है और उसमें Na होता है। Na मतलब एक्सेप्टर कंसंट। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आप अच्छे से पढ़िए तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये दो क्वांटिटी दी हुआ पी का वैल्यू निकालना होगा। एक बात तो पता चल गया कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए दे रहा है, ये सारा बात पढ़ के समझ में आ रहा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में Nd का वैल्यू पता है, Nd इक्वल टू एन होता है, यानी कि n का वैल्यू पता है, या Nd का ही वैल्यू बोलो पता है, Ni का वैल्यू पता है, तो P का वैल्यू निकाल लोगे। P यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, बोलो आया समझ में। P यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स निकालने के लिए कौन सा लॉ पढ़े हैं हम लोग, बताइए, मास एक्शन लॉ। और मास एक्शन लॉ में हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का निकालते हैं कंसंट्रेशन। तो P इक्वल टू यहाँ पे Ni² डिवाइडेड बाई Nd भी लिख सकते हो या Nd की जगह पर N भी लिख सकते हो। तो यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही सॉल्व हो गया, P का वैल्यू निकाल लेना, देख लेना क्या होगा, ठीक है। या क्लास के एंड में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। और आगे पढ़िएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल कंसंट्रेशन। एक रेशियो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन टू होल का, यानी कि N/P का रेशियो फाइंड आउट करना। तो N का कंसंट्रेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है और P यहाँ से जो फाइंड आउट करोगे तो N का वैल्यू ये वाला पुट करोगे और P का वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो जो रेशियो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए आप लोग, यहाँ पे वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद हम अपना आज का क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसको समझते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया था बनाने के लिए उसका आंसर भी लिख रखा है। यहाँ पे P का वैल्यू जो है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इतना आएगा, और N/P का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंसंट्रेशन का जो रेशियो आएगा 1 × 10⁻12 होगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। मीटर क्यू जो होता है पर मीटर क्यू वो कैंसिल हो जाता है, तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा समझा जाए। इसका जो डेफिनेशन है काफ़ी इजी डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, तो इसलिए वोल्टेज ब्रैकेट में लिख लिए हैं। पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E इक्वल टू वोल्टेज बाई लेंथ। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हम लोग को मिलते रहते हैं जो बोलते हैं कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। नहीं, दोनों इक्वल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ को बोलते हैं। लेंथ की जगह पे समटाइम देखोगे क्या किसी बुक्स में डिस्टेंस लिखा हुआ रहता है, तो डिस्टेंस का भी मतलब वही होता है। क्लियर है। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसका यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो वोल्टेज का यूनिट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट क्या होगा भाई, तो लेंथ का यूनिट आपको पता है, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, यानी कि लिख सकते हो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। और शॉर्ट में इसको भी कैपिटल भी लिखोगे और स्मॉल m लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया। तो ये सब वैल्यू कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा कीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से इसके डेफिनेशन को मैं समझा रहा हूँ। मान लो कोई एक कंडक्टर रॉड है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर रॉड है, ये रॉड है, कंडक्टर रॉड है, और इसका लेंथ आपको पता है, ये लेंथ इसका 2 मीटर है, 2m लिखने का मतलब 2 मीटर का है ये, और इस पर अप्लाइड वोल्टेज मान लो कि 10 वोल्ट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। एग्जाम्पल के रूप में मैं 10 वोल्ट लिख लिया और इसका लेंथ 2 मीटर लिख लिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग को अगर लेंथ पता है और अप्लाइड वोल्टेज पता है तो वोल्टेज बाई लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी कि ई का वैल्यू निकाल सकते हो। ई का वैल्यू कैसे निकालोगे? वोल्ट बाई एल लेंथ लिखोगे। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? तो 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई लेंथ 2 है, तो यानी कि ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, अप्लाइड वोल्टेज पर मीटर, पर मीटर भी बोल सकते हो या पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। यानी कि अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि 1 मीटर पे पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब होता है वन यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल 2 मीटर का लेंथ है ना, तो इसका 1 यूनिट कितना होगा? 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर पे कितना वोल्ट अप्लाई किया है? ये टोटल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 2 मीटर पे, तो 1 मीटर पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ? तो 1 मीटर पे वोल्टेज आया कितना? 5 मीटर आया। बस समझ, ये 5 मीटर जो है, सॉरी 5 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 5 वोल्ट अप्लाई किया गया। आया समझ में? यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत स्टूडेंट को ये सब बात नहीं समझ में आता है, बस डेफिनेशन रट लिए हैं, काम चल जाता है। अच्छा, कुछ लोग +2 भी पढ़े होंगे तो उन लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया होगा दूसरा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो डेफिनेशन होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। तो इसका और में हम पढ़ा देते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। अब थोड़ा इसको समझिए कि भाई ये क्या है। ठीक है, अगर इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखोगे तो E लिखोगे F/Q। ये फार्मूला मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को पता रहता है। E=F/Q, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसका यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, पता होता है आप लोग को ये सब वैल्यू, न्यूटन होगा। और चार्ज का यूनिट कूलम होगा। तो यहाँ से इसका यूनिट कितना आ गया? न्यूटन पर कूलम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, आप अलग से लिख लीजिएगा कि VVI है। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझाएं तो देखो कैसे इसको समझा जा सकता है। मान लो कोई पॉजिटिव एटम कहीं पे रखा हुआ है, यानी कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहाँ पे रखा हुआ होगा उसके चारों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। चारों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में एक इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दो। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोग जानते हो। तो ये जो पॉजिटिव एटम्स है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कि रिपेल करेगा? तो ऑब्वियसली बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पॉजिटिव एटम खींचेगा। ठीक है, यानी कि इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दो तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब में है। अगर मान लो ये निगेटिव एटम्स होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता, ये निगेटिव एटम रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रहता, तो रिपल्सन फोर्स लगाता है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आपसे यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स मिल गया और यहाँ पे चार्ज मिल गया, इससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल सकते हो क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? तो फोर्स बाई चार्ज के रेशियो को, फोर्स बाई चार्ज के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो E लिखोगे F/Q। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पूछूँ आप लोग से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि नॉन वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी जानते होंगे आप लोग, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लिख लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप कि ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया होगा। ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जब भी हम लोग पढ़ते हैं या उससे बना हुआ जब भी कोई डिवाइस या कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड मिलते रहता है। ठीक है, जो कि बहुत जगह दिक्कत उत्पन्न करता है। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाक से इसको लिखिए, उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। तो आइए अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होगा चार्ज कैरियर वेलोसिटी। तो मैंने चार्ज कैरियर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना सिखा दिया है आप लोगों को। उसके लिए मैंने फार्मूला भी ऑलरेडी आप लोगों को फाइंड आउट करवाया था। स्मॉल v इक्वल टू √2e⁴ डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इसको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी निकालने के लिए। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इन लोगों का वेलोसिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमने वेलोसिटी का डेफिनीशन लिख रखा है, एक नॉर्मल वेलोसिटी का डेफिनीशन है जो कि फिजिक्स में हर आदमी 9th 10th के क्लास में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, या और भी बहुत जगह पे पढ़ने के लिए मिलता है। वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को चार्ज कैरियर्स का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले कंसीडर करो कि मान लो कोई मेटल है या सेमीकंडक्टर है। मेटल भी ले सकते थे। ठीक है, मेटल में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। या फिर मान लो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, और जब तक इस पे बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं। ये अपने जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करते, स्थिर होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसके कारण इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, जिसके कारण इसको फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये प्लस वोल्टेज है तो इस टर्मिनल पे यानी कि इधर वाले लाइन पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा और इधर से निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को, ये सारे जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें अपनी तरफ खींचता है। और ये जो निगेटिव चार्ज है इन सेम इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से रिपल्सन फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, निगेटिव चार्ज रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। या पॉजिटिव वोल्टेज कहो कि अट्रैक्शन फोर्स और निगेटिव वोल्टेज रिपल्सन फोर्स लगाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं? डिस्प्लेस होने लगते हैं या मूव करने लगते हैं एक स्पीड के साथ। ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो उसको हम लोग, डायरेक्शन आ गया और मूव भी कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इनका डिस्प्लेसमेंट होने लगता है। तो एक यूनिट टाइम में यानी कि एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना लेंथ ये ट्रेवल किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। आया बात समझ में? एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स। ये जो वोल्टेज लगा है ना, इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगा। ठीक है, जब तक ये फोर्स नहीं लग रहा था तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स स्थिर था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का चार्ज कैरियर्स है। इस चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लगने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। हो सकता था कि मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते तो वहाँ पे होल्स रहता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वहाँ पे देख लेते कि कैसे मूवमेंट होता, तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो इस तरह का जो भी कंडीशन होगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, यानी कि फोर्स लगने के कारण यहाँ पे वेलोसिटी मिल रहा है, इसलिए इसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
चलिए ये तो नॉर्मल फिजिक्स का बात हो गया, यहाँ पे ये बात कर लिए। एक रिलेशन और होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन से हम लोग को ज़्यादा मतलब रखना है। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पढ़े थे हम लोग, तो ई का जो रिलेशन है, कैपिटल ई का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी होता है। तो देखोगे क्या रिलेशन होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखोगे। ठीक है, अब देखो, तो इसको लिख सकते हो क्या, ये जो स्टेटमेंट लिखे इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, तो कैपिटल ई का हो गया। यानी कि v जो है, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बराबर, ई हो गया। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा म्यू कांस्टेंट आएगा, और इस म्यू को मोबिलिटी बोलते हैं, डेट म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो म्यू ई इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो वेलोसिटी का फार्मूला वो आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल v का फार्मूला आ गया मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। और इसका यूनिट कितना होगा, तो यूनिट वापस से वही मीटर पर सेकंड ही यूनिट होगा इसका। ठीक है, और ये फार्मूला याद रखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई होता है। म्यू यहाँ पे मोबिलिटी है, जो कि अगला टॉपिक हम मोबिलिटी के बारे में पढ़ाने वाले हैं, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ये रिलेशन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो एक काम कीजिए, इसको फटाफट लिखिए आप लोग, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा मोबिलिटी को भी समझते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे हम लोग कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब भी फाइंड आउट करने वाले हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, जब भी हम लोग कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो मोबिलिटी एक टर्म आता है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक मैं कंडक्टिविटी का ही पढ़ाने वाला हूँ, अलग अलग टाइप्स के सेमीकंडक्टर के लिए, जहाँ पे ये म्यू वर्ड मिलते रहेगा, जिसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मोबिलिटी क्या होता है। एक जनरल डेफिनेशन जो होता है उसको मैंने सबसे पहले लिखा है, एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव ईजिली एंड क्विकली इज कॉल्ड मोबिलिटी। बहुत ही आसान है, एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब किसी चार्ज कैरियर्स का जो एबिलिटी है, मतलब जो क्षमता है, टू मूव मतलब क्या होना है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करना, ईजिली एंड क्विकली मतलब आसानी से और बहुत जल्दी, जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने का क्षमता होगा उसी को हम लोग मोबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जो चार्ज कैरियर्स का मूव करने का क्षमता होता है ईजिली और क्विकली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा क्विकली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाएगा उसका मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और मोबिलिटी का रिलेशन डायरेक्टली वेलोसिटी से है। एक जगह से दूसरे जगह पे अगर कोई वस्तु या कोई भी चीज़ जल्दी मूव कर जा रहा है, मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में तुरंत मूव कर जाता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मान लो डिस्टेंस है कुछ, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, ये तुरंत मूव कर जाता है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो चलिए ये बात आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव ईजिली
एंड क्विकली। और यहाँ पे चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा, क्योंकि यही दो मूविंग चार्ज कैरियर्स होता है सेमीकंडक्टर के अंदर में। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन और हम लोग लेके आएंगे, जो कि अभी जस्ट हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े क्या, v इक्वल टू, v यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी था म्यू ई, अभी जस्ट पढ़े हैं मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक डेफिनेशन भी दे दिया मोबिलिटी का। ये जो इक्वेशन है यहाँ से एक डेफिनेशन निकल गया। क्या निकला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो इसको भी लिख लेते हैं। और में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कैसे आया, तो ये वाला फार्मूला लिख लोगे, डेट इज म्यू इक्वल टू स्मॉल v बाई ई। ठीक है, ये फार्मूला याद रखोगे। और सबसे यूनिक बात जो है ना, इसका यूनिट है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, तो चलिए इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग से भी आने वाले टाइम में इसका यूनिट पूछा जा सकता है। अभी कुछ देर पहले वेलोसिटी का यूनिट निकाले थे। वेलोसिटी का यहाँ पे यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पे लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, म्यू इक्वल टू आ गया है स्मॉल v बाई ई। स्मॉल v यहाँ पे वेलोसिटी है, बताने का ज़रूरत नहीं है। और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू पढ़े थे वोल्टेज पर मीटर, यानी कि v बाई एम इसका यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखोगे क्या, ये मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाई वोल्ट पर मीटर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड और इनटू में लिख सकते हैं, मीटर को ऊपर भेज दोगे तो ये वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल v, यहाँ पे वोल्टेज है, v क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि v हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिखे थे, इनटू एस यहाँ पे सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, सोच रहे हो कि सर तो हर बात को यूनिक ही बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ही बोलते हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप मेरे बात को मजाक में मत लेना, सीरियसली ले लेना, इसको याद रखना। नहीं भी याद रखेगा तो ये सब फार्मूला अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, आगे अगला ही टॉपिक में या बहुत बार हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो यूनिट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ये मोबिलिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से मोबिलिटी का यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी बता दिया। आप ना मोबिलिटी को ऐसे समझो, क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स का या किसी भी चार्ज कैरियर्स का मूव करने का। ठीक है, और यहाँ पे जो मोबिलिटी का वैल्यू होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे कुछ ही देर पहले अभी हम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिखे थे। और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाए थे तो हमने बताया था कि एक कांस्टेंट म्यू आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होता है म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि मोबिलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। उसके बाद मोबिलिटी का वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि एक फिक्स वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एन। कहीं पे म्यू एन लिखा हुआ रहता है, अभी सिंपली हम लोग म्यू के बारे में पढ़े, लेकिन म्यू के साथ सफिक्स में एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही मोबिलिटी ऑफ होल्स को म्यू पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करने का इनमें एबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें मोबिलिटी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोबिलिटी को म्यू एन से और होल्स के मोबिलिटी को म्यू पी से। वैसे ही एक चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लिख सकते थे Vn और होल्स के लिए लिख सकते थे Vp। खैर नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ये सारी बातें आगे के क्लासेज में मिलेगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानने के बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, मोबिलिटी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का मोबिलिटी अलग अलग सेमीकंडक्टर में फिक्स होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बुक्स में ये वैल्यू दिया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन में बात पूछा जाता है वो तो किताब में मेंशन नहीं किया हुआ होता है, हम लोग बताते हैं कि क्या क्या चीज़ कंपटीशन में पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ये जर्मेनियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जर्मेनियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी होता है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। अच्छा, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो 3800 मोबिलिटी हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किस में, तो जर्मेनियम में। यहाँ पे जी लिखने का मतलब है जर्मेनियम में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी सिलिकॉन में कितना है, तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। ठीक है, मीटर स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी जर्मेनियम में ज़्यादा है कि सिलिकॉन में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होता है जर्मेनियम में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स पे। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स जो होगा जर्मेनियम में कितना होगा, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, और सिलिकॉन में होता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। अब इसका भी होल्स का मोबिलिटी देखोगे जर्मेनियम में ज़्यादा है और सिलिकॉन में कम है, यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि जर्मेनियम में जो चार्ज कैरियर्स का मोबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप नोट पॉइंट में एक पॉइंट और लिख सकते हो, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर्स के रूप में यहाँ पे दो यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और होल्स को डायरेक्ट लिखते हैं। तो द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज ग्रेटर इन जर्मेनियम देन सिलिकॉन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होता है। जर्मेनियम में मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा होता है कि होल्स का मोबिलिटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी चाहे वो जर्मेनियम में हो या सिलिकॉन में हो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी जर्मेनियम में हो या सिलिकॉन में हो, अगर कंपेयर करोगे होल्स के मोबिलिटी से तो होल्स का मोबिलिटी जर्मेनियम में भी इससे कंपेयर करो कम है, ये 3800 है, ये 1800 है। यहाँ पे सिलिकॉन में भी होल्स का मोबिलिटी को कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी 1500 है, तो यहाँ पे 500 है। यानी कि ओवरऑल अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी होल्स के मोबिलिटी से ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी होल्स के मोबिलिटी से ज़्यादा होता है, चाहे वो कोई भी सेमीकंडक्टर क्यों ना हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, आगे की क्लासेज में जब हम लोग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और थ्रू आउट पूरे सिलेबस में इस बात को याद रखना
ठीक है, बहुत सारा ऐसा हम लोग डिवाइस पढ़ेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, और उसी के समानांतर एक दूसरा डिवाइस होगा जहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। थोड़ा सा समझोगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी तो आप लोग नहीं पढ़े हो। जैसे हम लोग आगे चल के ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। अगर कोई ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बहुत ज़्यादा हो और सेम टाइप्स का दूसरा एक ट्रांजिस्टर है जिसमें होल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या वाला है ना ट्रांजिस्टर, उसको प्रेफर करते हैं। इसलिए क्योंकि उसका कंडक्शन फास्ट होगा। बाद में हम बताएंगे कि कंडक्शन क्या होता है, अगले ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पे मैं बताऊंगा इसलिए कंडक्शन फास्ट होता है क्योंकि उसका मोबिलिटी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ना किसी भी कंपोनेंट्स का जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है या कंडक्शन जो होता है, जो करंट कैरी करने का क्षमता होता है, वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात को दम अच्छे से दिमाग में डाल लो। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन मोबिलिटी ऑफ होल्स। BBI है, हर जगह मिलेगा आगे के क्लासेज में। कोशिश करना ये सारा बात दिमाग में रख लो क्योंकि बाद में डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो कंपटीशन में एक बात पूछा जाता है मोबिलिटी से, वो ये है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रेशियो का वैल्यू बहुत बार पूछा जा चुका है। ये रेशियो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ होल्स का, यानी कि इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये जर्मेनियम में रेशियो लिखा गया है, ये जर्मेनियम के लिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, μN/μP का, तो ये वैल्यू आता है। और सिलिकॉन में μN और μP का रेशियो ये आता है। ये दोनों वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो देखोगे सिलिकॉन में μN/μP का रेशियो ज़्यादा आता है। ये पूरा वैल्यू ही याद रखना, 1.2:1 और 2.6:1, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। चलो, तो थोड़ा सा और अच्छे से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखोगे जर्मेनियम में ज़्यादा है, सिलिकॉन में कम है। यानी कि समझो कि सेम चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, और उसका जो मूव करने का क्षमता है जर्मेनियम में ज़्यादा है और सिलिकॉन में कम है। आप ऐसे समझो कि कोई गाड़ी है या आपको साइकिल चलाने के लिए मिल गया, एक प्लेन रास्ता है और एक रुखरा रास्ता है। जैसे मान लो गांव देहात में कच्ची सड़क होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ही सेम आदमी हो, आपको दोनों जगह पे चलाने के लिए मिल जाए साइकिल, तो आपका स्पीड या आपका जो मोबिलिटी होगा वो कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली कहोगे कि सर चिकने रास्ते पे ज़्यादा हम लोग तेज़ी से ट्रैवल कर पाएंगे कंपेयर टू जो कच्ची रास्ता होगा वो उससे, ठीक है। मतलब आप ही हो, एक जगह पे ज़्यादा स्पीड से जा सकते हो और दूसरे पे कम स्पीड से जा सकते हो। यानी कि एक जगह पे आपका मोबिलिटी ज़्यादा होगा और दूसरी जगह पे मोबिलिटी आपका कम होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे यही चीज़ है, जर्मेनियम में मोबिलिटी ज़्यादा, मतलब जो मूव करने का क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो समझ लो जर्मेनियम मटेरियल उसको ज़्यादा अच्छे से सरफेस प्रोवाइड करता है या मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ज़्यादा मोबिलिटी होता है, ठीक है, और सिलिकॉन में कम होता है। वैसे ही यहाँ पे होल्स की भी मोबिलिटी को समझ सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को ऐसे भी हम लोग समझाते हैं कि ये P से फैट आदमी है, ठीक है, और ये पतला दुबला आदमी है। तो अगर मान लो पतला दुबला आदमी एक हो गया और एक मोटा आदमी हो गया, इन दोनों को जर्मेनियम में ट्रेवल करने के लिए बोला जाए, यानी कि दोनों को चिकने रास्ते पे चलाया जाए। चिकने रास्ते पे हम लोग एक दुबला लड़का है उसको दौड़ने के लिए बोलते हैं और एक मोटा लड़का है उसको दौड़ने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे दुबला लड़का इलेक्ट्रॉन्स है और मोटा लड़का होल्स है, ठीक है। माइंड नहीं करना, आप लोग में से कोई दुबला पतला होगा तो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो ये दुबला लड़का है, ये मोटा लड़का है, और दोनों को सेम रास्ते पे यानी कि जर्मेनियम में ट्रैवल करने के लिए बोला जाए, यानी कि मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए बोला जाए। तो ऑब्वियसली ये जो पतला वाला लड़का होगा ना, ये हाई स्पीड से क्या करेगा, दौड़ेगा और जल्दी अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी कि इसका मोबिलिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी कि ये दुबला वाला लड़का का मोबिलिटी ज़्यादा होगा और ये मोटा वाला लड़का का कम होगा। अब इन दोनों को कच्ची रास्ते पे भी बोला जाए दौड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो दुबला लड़का होगा उसी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दुबला पतला लड़का हो गया और होल्स यहाँ पे, समझ ही रहो। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसको माइंड नहीं करना, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।